क्वीन पद्मावती, जिसे अपने समय की सबसे खूबसूरत औरत माना जाता है, राजपूत किंग रतन सिंह से खुशी खुशी शादीशुदा है। जब लालची दिल्ली सल्तनत का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी उसकी बेमिसाल खूबसूरती के बारे में सुनता है तो वो उसे पाने के ख्याल से पागल हो जाता है। 13वीं सदी के अफगानिस्तान में जलालुद्दीन खिलजी के लोग सोचते हैं कि जब वो सिर्फ मीट खाने और आलसी बने रहने में बिजी है तो दिल्ली कैसे जीतेगा और भारत का बादशाह कैसे बनेगा। उसी वक्त उसका भतीजा अलाउद्दीन एक शुतुरमुर्ग के साथ एंट्री लेता है जो उसने अपनी खूबसूरत बेटी मेहरुन्निसा को गिफ्ट किया है। लड़की ने बस उसके पंख की फरमाइश की थी। जलालुद्दीन उसकी लगन से खुश होता है और बदले में तोहफा ऑफर करता है। क्योंकि अलाउद्दीन का मकसद दुनिया की हर कीमती चीज पाना है, वो मेहरुन्निसा का हाथ मांग लेता है। किस्मत से लड़की इस जेस्चर से इम्प्रेस होती है और शादी के लिए राजी हो जाती है। शादी की रस्में शुरू होती हैं, लेकिन दूल्हा गायब है। कोई जाकर उसे ढूंढता है और देखता है कि वो किसी और औरत के साथ है। उसे शर्म करने को कहा जाता है, लेकिन वो परवाह नहीं करता और उसी वक्त चाकू मारकर उस आदमी को मार देता है। फिर बाहर आकर जश्न में शामिल हो जाता है। जब ये खबर मेहरुन्निसा तक पहुंचती है तो पहली बार उसे अलाउद्दीन से डर लगता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अलाउद्दीन किसी भी कीमती चीज या शख्स को पाने के लिए हद से गुजर सकता है। इसी वक्त अलाउद्दीन को ये नहीं पता कि सबसे कीमती खूबसूरती तो समुद्र के पार है। सिंहल की राजकुमारी पद्मावती हिरण का शिकार कर रही होती है, लेकिन बार बार निशाना चूक जाती है। आखिरकार जब उसे लगता है कि उसका तीर सही लगा है तो सामने एक आदमी निकलता है जो कहता है कि हाँ, उसका निशाना सही था। वो आदमी असल में राजपूत किंग चित्तौड़ के रतन सिंह होते हैं। बेहोश होने से पहले वो उसकी खूबसूरती को देख लेता है। लोग जब उसके घावों का इलाज कर रहे होते हैं तब पद्मावती को पता चलता है कि ये चित्तौड़ के महारावल रतन सिंह हैं। सब चिंतित होते हैं कि राजा शिकार पर निकले थे और महल नहीं पहुँचे। पद्मावती कहती है, लोगों को बता दो कि वो सुरक्षित हैं और आराम कर रहे हैं। रतन सिंह को बार बार अपनी पत्नी नागमती की डांट याद आती है कि उसने उसका कीमती मोती का हार किसी स्थानीय को इनाम में दे दिया था। नागमती कहती थी कि ऐसे मोती सिर्फ सिंघल में मिलते हैं और फिर से नहीं मिल सकते। रतन उठने की कोशिश करता है, लेकिन पद्मावती उसे आराम करने पर जोर देती है। रतन उसकी खूबसूरती से बहुत प्रभावित है। जब वो मोतियों की बात करता है तो पद्मावती बताती है कि ये खरीदे नहीं जा सकते, बल्कि सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलते हैं। उसके पिता राजा गंधर्व सेन खुद रतन से माफी मांगते हैं, क्योंकि उनकी बेटी ने उसे घायल किया था। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि रतन कितना विनम्र है और महल की बजाय जंगल में रहना चाहता है, तो उन्हें लगता है जैसे रतन परिवार का हिस्सा है। पद्मावती उसे मोती दे देती है, लेकिन दोबारा उसे घायल कर देती है और कहती है कि वो अब भी नहीं जा सकता क्योंकि उसके जख्म भरे नहीं हैं। रतन तो पहले ही उससे प्यार करने लगता है और उसे अपनी पत्नी बनाकर चित्तौड़ ले जाने की बात करता है। पिता की इजाजत से दोनों शादी कर लेते हैं और रतन उसे चित्तौड़ ले जाकर भव्य तरीके से क्वीन पद्मावती के रूप में परिचय कराता है। उसकी पहली पत्नी नागमती इससे खुश नहीं होती। चित्तौड़ में जश्न हो रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ जलालुद्दीन पर हमला करके अलाउद्दीन ने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया और खिलजी वंश की स्थापना कर दी। अब वो भारत का शासक है। मंगोलों का खतरा अभी बाकी है, क्योंकि उनकी सेना दुगुनी है, लेकिन अलाउद्दीन का मानना है कि जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज है दृढ़ संकल्प। वो उनकी लड़ाई खुद लीड करता है और जीत जाता है। अब दिल्ली सल्तनत में उसका नाम मशहूर हो जाता है। चित्तौड़ में पद्मावती अब रानी के तौर पर अपने नए जीवन से प्यार करने लगी है। वो एक विशेष नृत्य डांस करना चाहती है जो नई रानी से उम्मीद की जाती है। रतन उसे मंदिर लेकर जाता है और अपने गुरु राघव चैतन्य से मिलवाता है। वो उसकी खूबसूरती देखते हैं और उसकी बुद्धिमत्ता को परखने के लिए प्रश्न पूछते हैं। पद्मावती के जवाबों से प्रभावित होकर वो उसे आशीर्वाद देते हैं। पद्मावती नागमती और दूसरों के सामने नृत्य शुरू करती है। रतन खुद को बहुत किस्मत वाला मानता है कि उसे इतनी खूबसूरत और समझदार पत्नी मिली है। धीरे धीरे दोनों करीब आते हैं, लेकिन पद्मावती को लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक रतन दरवाजे पर खंजर फेंकता है और जब जाकर देखता है तो वहां कोई नहीं होता, लेकिन खंजर पर खून होता है और उसकी खुशबू चंदन जैसी होती है। जल्द ही पता चलता है कि जासूस कोई और नहीं बल्कि राघव ही था। उसे पकड़कर लाया जाता है।
रतन फैसला करता है कि उसे जेल में डाल दिया जाए, लेकिन पद्मावती कहती है कि बेहतर है उसे राज्य से निकाल दिया जाए। जाने से पहले राघव कसम खाता है कि वो बदला लेकर रतन का राज्य जला देगा। इधर जलालुद्दीन के रिश्तेदार उसे चेतावनी देते हैं कि अलाउद्दीन लालची हो गया है और उसकी इजाजत के बिना दूसरे राज्यों को लूट रहा है। वो सारी कीमती चीजें दिल्ली नहीं बल्कि अपने राज्य किला-ए काला ले जाता है। जलालुद्दीन खुद किला-ए काला पहुंचता है और देखता है कि अलाउद्दीन ने सब खजाना अपने पास रखा है। अलाउद्दीन उसे खुशामद करके समझाता है कि सब उसके लिए सुरक्षित था, लेकिन जलालुद्दीन की नजर उसके गले के कीमती पत्थर पर जाती है और वो उसे छीन लेता है। बदले में उसे एक गुलाम मलिक काफूर देता है। अलाउद्दीन मलिक की वफादारी जांचना चाहता है और उसे जलालुद्दीन के 2 मंत्रियों को मारने का हुक्म देता है। लोग समझते हैं कि ये मजाक है, लेकिन मलिक तुरंत दोनों को मार देता है। इसके बाद अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियार जलालुद्दीन को पीठ में छुरा घोंप देता है। अब अलाउद्दीन दिल्ली लौटता है, जलालुद्दीन का सिर भाले पर टांग कर। सबको लगता है उसने गद्दारी की है, लेकिन दरबारी कवि आमिर खुसरो कहते हैं कि इसे इतिहास एक जरूरी कदम मानेगा। अलाउद्दीन खुद कहता है कि दिल्ली को नई सोच चाहिए और आखिरकार वो उस तख्त पर बैठता है जिसका वो हमेशा से ख्वाब देखता था। मेहरुन्निसा अपने पिता की मौत पर शोक मना रही होती है, लेकिन अलाउद्दीन जश्न में उसके पास आता है और वही कीमती पत्थर दिखाकर कहता है कि अब वो भारत की रानी है। वो उसे जबरदस्ती अपने साथ सुलाता है। तभी बांसुरी की आवाज आती है और अलाउद्दीन उस आदमी से मिलने की इच्छा रखता है जो उसे बजा रहा है। अगले दिन अलाउद्दीन राघव की कला से प्रभावित होता है और उसे अपने दरबार का हिस्सा बनाना चाहता है। राघव अलाउद्दीन का भविष्य बताता है कि वो दुनिया पर राज करेगा, लेकिन तभी जब उसके पास सबसे खूबसूरत औरत होगी। जब वो पद्मावती की खूबसूरती का जिक्र करता है तो अलाउद्दीन को यकीन नहीं होता कि कोई ऐसी हकीकत में हो सकती है, लेकिन राघव उसे यकीन दिलाता है कि वो वाकई मौजूद है और अगर अलाउद्दीन उसे पा ले तो कोई उसे अमर होने से नहीं रोक सकता। अलाउद्दीन रतन सिंह को संदेश भेजता है कि वो अपने परिवार समेत दिल्ली आए ताकि दोनों राज्यों में अच्छे रिश्ते बने, लेकिन रतन ये प्रस्ताव ठुकरा देता है और कहता है कि वो अपने राज्य की सुरक्षा खुद कर सकता है। अलाउद्दीन गुस्से में आकर अपनी सेना को जंग की तैयारी करने का आदेश देता है। उसकी पत्नी मेहरुन्निसा कहती है कि उसे शर्म आनी चाहिए कि सिर्फ एक शादीशुदा औरत के लिए इतने संसाधन बर्बाद कर रहा है, लेकिन अलाउद्दीन कहता है कि उसने बहुत जंगें लड़ी हैं और ये भी जीत लेगा। पद्मावती देखती है कि अलाउद्दीन की सेना चित्तौड़ की तरफ बढ़ रही है। रतन अपने सेनापति गोरा से कहता है कि दूसरे राजपूत राजाओं से मदद मांगे क्योंकि उनकी सेना अकेले काफी नहीं है। चित्तौड़ की सेना दीवारों से तीर बरसाकर खिलजी सेना को रोक देती है। राघव चेतावनी देता है कि चित्तौड़ की दीवारों को पार करना नामुमकिन है। अलाउद्दीन गुस्से में धमकी देता है कि अगर पद्मावती उतनी खूबसूरत नहीं निकली जितनी बताई गई है तो वो राघव को मार देगा। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के बाहर डेरा डाल लिया है। रतन समझ जाता है कि ये डराने की चाल है। वो आदेश देता है कि चित्तौड़ में दिवाली पूरे जोश से मनाई जाए ताकि खिलजी को लगे कि उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। सारा चित्तौड़ दिवाली की रोशनी से जगमगा उठता है, लेकिन नागमती सोचती है कि दुश्मन जब दरवाजे पर खड़ा है तो ये जश्न बेकार है। पद्मावती कहती है कि वो लोग सिर्फ चौकीदार की तरह हैं, ना अंदर आ सकते हैं ना बाहर जा सकते हैं। अलाउद्दीन चित्तौड़ का राशन और पानी काटने का आदेश देता है और दूसरे राजाओं को चेतावनी भरे संदेश भेजता है कि अगर उन्होंने रतन का साथ दिया तो उसकी सजा झेलनी होगी। कई महीने बीत जाते हैं और चित्तौड़ में होली का त्योहार आता है। गोरा कहता है कि अब सिर्फ कुछ दिनों का राशन बचा है। रतन कहता है कि चिंता की बात नहीं, क्योंकि खिलजी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और पीछे हट जाएगा। लेकिन अलाउद्दीन जानता है कि मौसम उसकी सेना को कमजोर कर देगा, इसलिए वो मलिक से कहता है कि राजपूतों को सुलह का संदेश भेजो। वो चित्तौड़ में उनके साथ होली खेलना चाहता है। पद्मावती अपनी पहली होली को लेकर उत्साहित है और दोनों सिर्फ एक दूसरे में खोए हुए हैं।
मलिक रतन सिंह के पास पहुंचकर खिलजी का संदेश पढ़ता है, जिसमें उनकी वीरता की तारीफ की गई होती है और कहा जाता है कि अलाउद्दीन दिल्ली लौटने से पहले उनके हॉस्पिटैलिटी का अनुभव करना चाहता है। पद्मावती सोचती है कि ये एक साजिश हो सकती है, लेकिन रतन चिंतित नहीं है क्योंकि उसने 2 शर्तें रखी हैं, जिनसे उसे नहीं लगता कि अलाउद्दीन सहमत होगा। उसने अलाउद्दीन से कहा है कि अपनी सेना को वापस दिल्ली भेज दे और किले में अकेला और बिना हथियार आए। पद्मावती को यकीन है कि कोई भी इंसान जिसने 6 महीने तक धैर्य से इंतजार किया है, वो इन शर्तों को जरूर मानेगा और अलाउद्दीन आसानी से मान भी लेता है। अलाउद्दीन अपनी सेना को इतनी दूर भेजने की तैयारी करता है कि चित्तौड़ की नजर से वो दिल्ली लौटे हुए लगे। उसे कोई भी चीज रोक नहीं सकती, क्योंकि उसे लगता है कि वो पद्मावती के और करीब पहुंच रहा है। जब मालिक उसे सिंहासन छुपाने की अफवाहों के बारे में बताता है तो अलाउद्दीन गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि उसके अलावा कोई भी उस सिंहासन को संभालने लायक नहीं है। वो आसानी से अकेला किले में प्रवेश कर लेता है और जब आखिरकार रतन से मिलता है तो बहुत उत्साहित हो जाता है। वो अपनी तलवार उसे सौंपता है और दोस्त की तरह व्यवहार करने की गुजारिश करता है। उन्होंने पूरा दिन साथ बिताया, लेकिन अलाउद्दीन महल के चारों ओर नजरें दौड़ाता रहता है और रतन के परिवार से मिलने की इच्छा जताता है। जब वो खास तौर पर पद्मावती से मिलने की मंशा जाहिर करता है तो उसकी गर्दन के चारों ओर तलवारें निकल आती हैं, लेकिन रतन उसे उसकी गैर शालीन मांग के लिए मार नहीं सकता, क्योंकि राजपूत हमेशा अपने मेहमानों का सम्मान करते हैं। पद्मावती ने युद्ध रोकने के लिए अपना चेहरा अलाउद्दीन को दिखाने का फैसला किया है, लेकिन रतन इस फैसले से नाराज है। वो अपना कर्तव्य निभाना चाहती है जैसे एक रानी, लेकिन रतन ने कसम खाई है कि वो अपनी रानी और जनता की हर कीमत पर रक्षा करेगा। अलाउद्दीन से कहा जाता है कि रतन उसकी मुलाकात पद्मावती से करवाएगा, लेकिन जब वो आता है तो अलाउद्दीन को केवल धुंध और पर्दों के बीच दूर से उसकी एक हल्की सी झलक मिलती है। इसके बाद अलाउद्दीन रतन को अपने कैंप में भोजन के लिए बुलाता है। पद्मावती डरती है कि तूफान में अकेले बाहर जाना खतरनाक होगा, लेकिन रतन को लगता है कि वो ये निमंत्रण ठुकरा नहीं सकता। कुछ सैनिकों के साथ, लेकिन बिना हथियार, रतन अलाउद्दीन के तंबू में प्रवेश करता है। अलाउद्दीन याद करता है कि चित्तौड़ के बाहर डेरा डालने के बाद से उसने कितना खोया है और अब घोषणा करता है कि वो रतन को अपने साथ दिल्ली ले जाएगा। रतन जानता है कि उसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी कि अलाउद्दीन इतना शालीन होगा कि बिना हथियार आए मेहमान को अगवा न करे, लेकिन अलाउद्दीन अपनी चालों पर गर्व करता है और कहता है कि उसे मजबूरन ये करना पड़ा क्योंकि रतन ने पद्मावती का चेहरा ठीक से नहीं दिखाया। उसे अगवा करना ही एकमात्र तरीका है जिससे पद्मावती दिल्ली आकर उसे छुड़ा सके। वो ये भी बताता है कि राघव उसकी योजना में शुरू से ही शामिल था। हनुवर बासा पद्मावती से कहती है कि तूफान के दौरान अपनी सुरक्षा के लिए महल में ही रुके, लेकिन पद्मावती दृढ़ रहती है कि वो तब तक वहीं रुकेगी जब तक रतन वापस नहीं आता। गौरा को शक होता है कि रतन बहुत देर से वापस नहीं आया और वो तंबू में प्रवेश करता है जो खाली है क्योंकि अलाउद्दीन के आदमी उसे दूसरी तरफ से ले गए थे। तूफान में राघव वहाँ गौरा से मिलता है और संदेश देता है कि अगर पद्मावती अपने पति को सुरक्षित देखना चाहती है तो उसे दिल्ली आना होगा। नागमती एक सभा बुलाती है जहाँ वह पद्मावती का चेहरा तक देखना नहीं चाहती, क्योंकि उसे लगता है कि सारी मुसीबतें उसकी खूबसूरती की वजह से आई हैं। वह चाहती है कि पद्मावती को सजा दी जाए क्योंकि उसी ने रतन को खतरे में डाला, लेकिन पद्मावती सोचती है कि इसमें उसकी क्या गलती है, जब असल दोषी तो वह है जिसकी नजरें बुरी हैं। नागमती चाहती है कि पद्मावती खुद दिल्ली जाए और रतन को वापस लाए, लेकिन बाकी औरतें इसका विरोध करती हैं। उनका मानना है कि रानी का इस तरह राजा के बिना किले से बाहर जाना अपमानजनक होगा। तभी पद्मावती आगे बढ़ती है और कहती है कि जैसे देवियां खुद पृथ्वी पर आकर राक्षसों का नाश करती थीं, वैसे ही राजपूत औरतें भी मजबूत होती हैं और वह ये काम कर सकती है। उधर रतन अकेले अपने कैद खाने में होता है जब राघव बांसुरी बजाकर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि आखिरकार वह अलाउद्दीन के आगे झुक ही जाएगा। गोरा नाराज होता है कि जब उनके पास कुर्बानी देने के लिए पूरी सेना है तो पद्मावती खुद दिल्ली क्यों जा रही है। लेकिन पद्मावती कहती है कि हर जंग तलवार से नहीं जीती जाती, कुछ रणनीति और अक्ल से भी जीती जाती है, और एक रानी होने के नाते वह उसे आदेश देती है कि उसके फैसले का पालन करे। अलाउद्दीन
अलाउद्दीन को पद्मावती का संदेश मिलता है कि वह 800 औरतों के साथ दिल्ली आने के लिए राजी है, लेकिन शर्त ये है कि सबसे पहले उसे रतन से मिलना होगा और दूसरी शर्त है कि राघव का सिर उसे सौंपा जाए। अलाउद्दीन खुशी खुशी मान जाता है। गोरा उसे राघव का कटा सिर दिखाता है और पहले संदेह करने के लिए माफी मांगता है। वह वादा करता है कि अब से रानी के हर आदेश का पालन करेगा। पद्मावती तैयारियों का आदेश देती है क्योंकि वह रतन से मिलने के लिए उत्सुक है। उधर अलाउद्दीन जश्न मनाता है, कविताएं सुनता है और सोचता है कि वह प्यार में है, लेकिन जब उसका साथी इसे समझ नहीं पाता तो उसे कायर कह देता है। अपमानित होकर वह सोचने लगता है कि कैसे खुद तख्त पर कब्जा किया जाए। उसी रात अलाउद्दीन संगीत और नृत्य का आनंद लेता है, लेकिन अचानक जहरीले तीरों से घायल होकर गिर पड़ता है। वह जिंदा तो है लेकिन गंभीर रूप से जख्मी। मलिक उसकी देखभाल करता है। तभी वही साथी उसके कान में फुसफुसाता है कि उसने आखिरकार जलालुद्दीन की मौत का बदला ले लिया, लेकिन अलाउद्दीन होश में आकर उसे एक हाथ से गला दबाकर मार देता है। पद्मावती चाहती है कि वह ऐसे समय किले पहुंचे जब सब लोग प्रार्थना में व्यस्त हों, ताकि रतन से मिलना आसान हो। मलिक अगले दिन अलाउद्दीन को बताता है कि पद्मावती पहुंच चुकी है, लेकिन वह मिलने की हालत में नहीं है। इस पर मेहरुन्निसा कहती है कि वह रानी का स्वागत कर लेगी। अलाउद्दीन को यह ठीक लगता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई मर्द पद्मावती के करीब जाए। जब पद्मावती पहुंचती है तो मेहरुन्निसा पहली बार समझती है कि सब लोग उसकी खूबसूरती के इतने दीवाने क्यों हैं, लेकिन पद्मावती को अपनी सुंदरता से कोई मतलब नहीं। वह मेहरुन्निसा को समझौते की याद दिलाती है और कहती है कि पहले उसे रतन से मिलना होगा। मेहरुन्निसा गोरा और सुजान सिंह के साथ उसे उस जगह ले जाती है जहां रतन कैद है। अलाउद्दीन दर्द से कराहते हुए बेसब्री से उसके आने का इंतजार कर रहा होता है। पद्मावती रतन को पुकारती है, लेकिन वह गुस्सा हो जाता है कि वह उसे छुड़ाने वहां क्यों आई। वह कहती है कि उसका इरादा अलाउद्दीन के आगे झुकने का बिल्कुल नहीं है। मेहरुन्निसा गुप्त रूप से पद्मावती को बताती है कि वह दोनों को चुपचाप भागने में मदद करेगी, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसका पति किसी और की पत्नी छीनने का अपराध करे। पद्मावती तैयार हो जाती है, लेकिन रतन साफ मना कर देता है कि वह बिना अलाउद्दीन का सामना किए नहीं जाएगा। उसकी नज़र में सिद्धांत सबसे अहम है। रतन घायल अलाउद्दीन से मिलता है और उसके सामने साफ कहता है कि वह अपनी पत्नी को उसके नाक तले ले जा रहा है, लेकिन वह उसे मारेगा नहीं, क्योंकि राजपूत घायल पर वार नहीं करते। वह कहता है कि जब ठीक हो जाए तो युद्ध के लिए तैयार रहना। मेहरुन्निसा की मदद से रतन और पद्मावती भाग निकलते हैं। गोरा चाहता है कि उन्हें सुरक्षित छोड़कर खुद पीछे रहकर दुश्मनों से लड़े, ताकि रास्ता साफ हो सके। पद्मावती जिन औरतों को अपने साथ लाई थी, असल में वे राजपूत सैनिक निकलते हैं और खिलजी सेना से भिड़ जाते हैं। गोरा वीरता से लड़ते हुए पीछे से वार झेलता है और शहीद हो जाता है। अलाउद्दीन को जब मेहरुन्निसा की गद्दारी का पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि सबसे बड़े धोखे उसी के अपने लोगों ने दिए हैं, लेकिन वह उसे मारने के बजाय कैद खाने में डाल देता है। मेहरुन्निसा जाते जाते बस यही दुआ करती है कि अलाउद्दीन के सारे सपने पूरे हों, सिवाय पद्मावती को पाने के। रतन और पद्मावती चित्तौड़ लौटते हैं, जहां लोग पद्मावती की बहादुरी की सराहना करते हैं और उसे ऐतिहासिक नायिका से तुलना करते हैं। लेकिन रतन कहता है कि जश्न मनाने का नहीं, बल्कि गोरा और बदल जैसे शहीदों को याद करने का समय है, जिन्होंने आखिरी सांस तक वीरता से लड़ाई लड़ी। पद्मावती बदल की मां से माफी मांगती है कि वह उसे बचा नहीं पाई, लेकिन मां गर्व से कहती है कि उसका बेटा रणभूमि में शहीद हुआ। इससे बड़ी शान और क्या हो सकती है। इसी बीच अलाउद्दीन फिर से विशाल सेना और भारी हथियारों के साथ चित्तौड़ की ओर बढ़ता है। वह चेतावनी देता है कि पद्मावती को सौंपने के लिए सिर्फ एक दिन देंगे, वरना पूरा किला जला देंगे। नागमती यह खबर लाकर फिर पद्मावती को दोष देती है। खिलजी सेना किले की सीमा तक पहुंच जाती है और धमकी भरा संदेश भेजती है, जिसे पद्मावती पढ़कर तुरंत जला देती है। अलाउद्दीन बेचैनी से धूप में इंतजार करता है कि कब पद्मावती बाहर आएगी। चित्तौड़ के राजपूत युद्ध की तैयारी करते हैं।
लेकिन पद्मावती डरी हुई नजर आती है। रतन उसकी तलवारबाजी की तारीफ करता है, लेकिन पद्मावती कहती है कि इस बार शायद जंग उनके हक में न हो, क्योंकि दुश्मन की सेना बहुत बड़ी है। वह रतन से एक वादा लेती है कि अगर वह रणभूमि में शहीद हो गया तो उसे जौहर करने का अधिकार मिलेगा। रात दोनों साथ बिताते हैं। रतन युद्ध के लिए तैयार होता है और पद्मावती दुल्हन की तरह सजती है। सुबह जब अलाउद्दीन देखता है कि पद्मावती बाहर नहीं आई, तो वह अपने सैनिकों को हमला करने का आदेश देता है। खिलजी सेना आग के गोले फेंककर चित्तौड़ की दीवारें तोड़ना शुरू कर देती है। शोर सुनकर रतन समझ जाता है कि अब रणभूमि में उतरने का समय आ गया है। मलिक सोचता है कि क्या उन्हें किले में ही उन पर हमला करना चाहिए, लेकिन अलाउद्दीन को यकीन है कि वे खुद नीचे आएंगे जब दोनों सेनाएं मैदान ए जंग में आमने सामने खड़ी होंगी। रतन अकेले ही उनकी तरफ बढ़ने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह उसकी लड़ाई है अलाउद्दीन के साथ। मलिक उसे रोकना चाहता है, लेकिन अलाउद्दीन खुश है कि यह लड़ाई वह रतन के साथ अकेले ही लड़ेगा। दोनों अपनी तलवारें और ढाले निकालते हैं, लड़ाई शुरू कर देते हैं। पद्मावती सभी औरतों को संबोधित करती है और कहती है कि बाहर दीवारों के पार जो सिपाही उनकी रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, वे उनके लिए भगवान से कम नहीं हैं। वह उन्हें याद दिलाती है कि राजपूतों के लिए सिद्धांत कितने अहम होते हैं और वे मैदान ए जंग में कितने बहादुर होते हैं, हमेशा पूरी आस्था से लड़ते हुए। रतन और अलाउद्दीन की लड़ाई में रतन अलाउद्दीन का ताज गिरा देता है, जिस पर मलिक प्रतिक्रिया करता है। लोग मलिक को चेतावनी देते हैं कि रतन पर हमला करना नियमों के खिलाफ है, लेकिन उसे परवाह नहीं, क्योंकि यह अलाउद्दीन की जान का मामला है। रतन बहादुरी से लड़ता है और अलाउद्दीन को निहत्था भी कर देता है। उसके पास बढ़त होती है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़कर उस पर वार करने जाता है, अलाउद्दीन की सेना पीछे से उस पर तीर चलाना शुरू कर देती है। रतन आखिरी सांस तक अलाउद्दीन को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें कम से कम इस जंग के नियमों का पालन करना चाहिए था, लेकिन अलाउद्दीन के लिए युद्ध का सिर्फ एक ही नियम है, जीतना। रतन अंत में गिर जाता है और गुस्साए राजपूत सेना पर टूट पड़ते हैं। अपने भाषण में पद्मावती कहती है कि जब मर्द मैदान ए जंग में लड़ रहे हैं, तो औरतें भी इस युद्ध में एक ऐसा योगदान देंगी जो चित्तौड़ में पहले कभी नहीं देखा गया। वह चाहती है कि सभी औरतें उसके साथ जौहर करें, उसी अग्नि में अपने शरीर अर्पित करें जिसके चारों ओर उन्होंने शादी की थी। उसका मानना है कि रतन और उसके सिपाही उनकी देह पर जो नजर गड़ाए बैठे हैं, उनके लिए यह सबसे बड़ी हार होगी, क्योंकि भले ही उनके पति युद्ध में शहीद हो जाएं, दुश्मन सेना कभी भी औरतों को हासिल नहीं कर पाएगी। जब उसे रतन की मौत की खबर मिलती है, तो वह सैनिकों से कहती है कि किले के दरवाजे बंद कर दो और अग्नि की तैयारी करो, जहां वे अपने पतियों के लिए जौहर करेंगी। वह सोचती है कि इससे वे इतिहास में अमर हो जाएंगी, क्योंकि दुश्मन कभी उन्हें छू भी नहीं पाएगा। जैसे ही अलाउद्दीन किले की तरफ बढ़ता है और दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, औरतें अपनी शादी के जोड़े पहनकर जौहर की तैयारी शुरू कर देती हैं। अलाउद्दीन पहला दरवाजा तोड़ देता है, लेकिन जैसे ही वह दूसरे में घुसता है, उसे क्रोधित औरतें मिलती हैं, जो उस पर और उसकी सेना पर कोयले फेंकना शुरू कर देती हैं। अलाउद्दीन अपनी सेना को हमला करने का हुक्म देता है, लेकिन औरतें उसके सामने आग लगा देती हैं। वह अलग रास्ता लेने की कोशिश करता है, लेकिन पद्मावती जौहर करने के लिए लगभग तैयार होती है। वह सभी औरतों को जौहर के लिए आगे ले जाती है और यहाँ तक कि गर्भवती और बच्चे वाली औरतें भी गर्व से आग की तरफ बढ़ती हैं। अलाउद्दीन उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन औरतें दरवाजे उसके सामने बंद कर देती हैं। पद्मावती अग्नि में प्रवेश करती है और यह अलाउद्दीन की सबसे बड़ी हार और चित्तौड़ की सबसे बड़ी जीत बन जाती है, सदियों बाद भी।